स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो मॉडल पेपर 3 के साथ हम आ गए हैं चैनल पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है। इससे पहले मॉडल पेपर 1 एंड 2 कर चुके हैं। साथ ही आप देखेंगे सेकेंड ईयर का पूरा मॉड्यूल वाइज 1 से लेकर 8 तक का हमने सारा क्वेश्चन करा दिया है, जो कि आपके भारत स्किल अनिमी का कंप्लीट सिलेबस है। तो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या चैनल टेक स्टडी आईटीआई आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मॉडल पेपर में तो एक बार को हम गारंटी नहीं ले सकते कि हम 25 या 30 बता रहे हैं तो ये सारे आएंगे, बट अगर वो आप 8 मॉड्यूल देख लेते हो तो उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से बेल आइकॉन भी ज़रूर हिट कीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एनिमेशन में। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब ये समझता है कि वीडियो अच्छी है और वो इसको आगे तक प्रमोट करता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। तब तक आप लाइक बटन हिट कर दीजिए। इसमें हमने ईच एंड एवरी मॉड्यूल से 3 से 4 क्वेश्चंस रखे हैं, सो दैट इसके आपके पूरे मॉडल पेपर तैयार हो जाएं। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है। जैसा हम हर वीडियो में रखते हैं कि आप लास्ट तक इंगेज रहो, सारे क्वेश्चंस देखो, क्योंकि आप लोग बीच में छोड़ के चले जाते हो, वीडियो बीच में स्किप कर जाते हो, फिर आप रह जाता है आपसे कुछ क्वेश्चन। तो लास्ट तक देखिए, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। जिसका भी कमेंट सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन देखिए मॉड्यूल 1 से है ये। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो कोई भी जो गतिपरक वस्तु होती है, घर्षण की बल दिशा उसकी क्या होती है, हमेशा विपरीत होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, या हिंदी में आएगा इसका वस्तु के सामने या वस्तु की गति के विपरीत भी आ सकता है, अगर हिंदी सही होती है आपके एग्जाम में। तो जो हमने मॉड्यूल वाइज कराया उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हमने अच्छे से सॉल्व भी कराया। यहाँ भी हमको कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की, लेकिन ये एक तरह का रिवीजन है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप हो पाएँ। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट। यदि दो वस्तुएं क्या हैं, विराम के समय संपर्क में हो तो किस प्रकार का घर्षण होगा। एक वस्तु मान लो ये है, दूसरी वस्तु इस पर ये है, ये क्या है, विराम के टाइम, विराम अवस्था में, ना ये मूव कर रही ना ये, तो इसको हम कैसा घर्षण बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्थैतिक घर्षण, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक, कई तरह का फ्रिक्शन यहाँ पे होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड। स्नेहन के किस सिद्धांत को यहाँ पे नियोजित किया जा सकता है। तो इस वाले केस में आपको कौन सा स्नेहन आप कर पाएंगे, लुब्रिकेशन कर पाएंगे, ग्रेविटी फीड सिस्टम, जिसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल यानी जो आपका फ्लूइड है, या आपका जो लुब्रिकेशन फ्लूइड है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है या मीडिया है, वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही कहाँ होता है, पॉइंट्स पर अपने पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कितना, 0.0125। अब इसमें हिंदी देखिए क्या, यदि घर्षण गुणांक कितना है, m इज इक्वल टू 0.125 है। एक्चुअल में ये 0.0125 होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का भार कितना है, 30 किलोग्राम। तो फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है F/W। ध्यान दीजिए, फोर्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, मूव बाई ए फोर्स आपको दिया हुआ है, W आपसे पूछा जा रहा है, तो W को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, F/म्यू। अब F आपको पता है, F/म्यू हो गया, W इक्वल टू क्या हो गया, F/म्यू। F आपको पता है कितना है, 30 kg। म्यू आपको कितना दिया है, 0.0125। ठीक, इसको यहाँ कट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 जीरो बढ़ जाएगा। अभी हो गया 3 लाख, और इसको आपको डिवाइड करना है 125 से। आप आसानी से इसको काट सकते हैं, हम डायरेक्ट भी यहाँ काटेंगे। 125 दूना 250 होगा, ठीक है, 50 बचेगा, 500, 125 चौके 100 चौके 400, 25 चौके 500, 2400। यहाँ तक काम कर चुके थे, आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो क्या आ गया आपका 2400 किलोग्राम आ गया। आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा इसको, अगर थोड़ा सा फास्ट लगा हो तो। और मॉड्यूल वाइज जो क्वेश्चन उसको मत भूलना, मतलब मत भूलिएगा देखना, सॉरी मत भूलिएगा उसको देखना, क्योंकि उसी में से सारा आएगा। और इस वीडियो के बाद ही जल्दी हम आपको क्या करेंगे, डेली जो आपका क्वेश्चन आता है डेट वाइज, उसका भी हम आपको रिवीजन करवा देंगे, आज की डेट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी। एक आयताकार पिंड का गुरुत्व केंद्र क्या है। आयत मतलब क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है, ये आयत है। तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, इसका जो विकर्णों का कटान बिंदु है, विकर्णों का कटान बिंदु या विकर्णों का चौराहा है, वहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल सेंटर होता है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगल। इसमें क्या ना, एक चतुर्थांश जैसे बनता है ना, उस तरह से आपको बताना है। तो यहाँ अगर आप ऐसे एक ड्रा कर लें चतुर्थांश, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये है 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, आधा इसका 6 हो गया। ये है कितना, देखिए 3 सेंटीमीटर, तो ये इसका आधा कितना हो गया, 1.5 हो गया। तो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं 6, फिर वाई एक्सिस लिखते हैं 1.5, कितना हो गया आपका इसका
6,1.5 इसका क्या हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 44। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि दी है, क्या दी है, वृत्त की परिधि आपको दी हुई है। अब आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। पहले यहाँ से आप क्या करिए, आर निकाल लीजिए। तो आर क्या हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा। अपान पाई होगा, पाई का मान 22/7 होता है। तो यहाँ अगर हम 22 लिखेंगे, 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो 22 दूना 44, ये कितना आ गया 3.5, या 2 से 2 कैंसिल, तो ये टोटल कितना आ गया 7। तो 7 आ गया इसका क्या, रेडियस। अब आप निकाल सकते हैं, जब 7 रेडियस आ गया तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर ये हो गया। तो 214 214 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, एरिया आ गया सर्कल का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन ऑफ अ सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। परिधि पर किसी भी दो बिंदु के बीच, ध्यान दीजिए, परिधि पर, ये हो गई परिधि, दो बिंदु हो गए, क्या हो गए, ए और बी, ठीक। इनके बीच का जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं सेगमेंट या खंड। क्या कहते हैं इसे हम, सेगमेंट या खंड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, व्हाट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब शेडेड पोर्शन का अगर आपको एरिया निकालना, छायांकित भाग का क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, छायांकित भाग क्या है, एक तरह से क्या है, आयत है, ठीक है। और इसके बीच में क्या बना है, एक अर्धवृत्त बना हुआ है। तो अगर हम आयत का निकाल लें क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का निकाल लें, आयत में से अगर हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमें छायांकित पोर्शन का मिल जाएगा एरिया। कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 50 mm, ठीक है। कितनी दी है, 50 mm। तो आयत का क्षेत्रफल अगर हम आयत को 1 मान लें तो 1 का एरिया कितना हो जाएगा, अब ये 50 है तो इसकी 50 हो गई चौड़ाई, और ये इसका व्यास हो गया, ये कितना हो गया 100। तो ये कितना आ गया 100 × 50, 100 × 50 करेंगे क्या हो गया 5000, ठीक है। अब हम अर्धवृत्त का निकाल लेते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब पाई का मान आप यहाँ रख लीजिए 22/7, ठीक है, गुणे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 50 × 50/2, ठीक है, ये हो गया 25। इसको आप कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए, ठीक। ये पाई का मान यहाँ 3.14 रख लेते हैं, इंटू 25 पंचे 125, ये आ गया 1250। 1250 का आप क्या करें, 3.14 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आए उसको क्या कीजिए, जो आपने आयत का क्षेत्रफल निकाला उसमें से घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1075 mm²। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 3x/15 + 5x/25। अब ये क्या है, 3x + 15 / 5x + 25। देखिए ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा x + 5। नीचे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x + 5। ये कैंसिल आउट हो गया, 3/5 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया, 3/5। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, 3/5। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फार्मूला फॉर a/m, टोटल का अपान, सॉरी, a⁻m/a⁴n। तो a⁻m है अपान a⁻n है। तो जब भाग है तो ऊपर आके घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो क्या हो गया, a⁻m - n, यही a⁻m × a⁻n होता तो क्या हो जाता है, a⁻m + n। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच इज इक्वल टू a + b² - a - b²। अब इसमें क्या करिए ना, a + b² पूरा आप ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे माइनस है तो सारे चिन्ह बदलते जाएंगे, -a² - b²। अब -2ab होता तो क्या हो जाएगा, +2ab, ठीक है। कट गया, क्या बचा, 2ab और 2ab मिला कितना बचा, 4ab। तो 4ab आपका यहाँ पे आंसर आ गया। कितना आ गया, 4ab। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a³ - b³। ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b इन द ब्रैकेट a² + b² + ab, a - b a² + b² + ab। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट द वैल्यू ऑफ x² - y² इज x + y = 9, x - y = 4। देखिए x² - y² का आपको मान बताना है, यदि x + y और x - y का मान आपको दिया है। तो x², सॉरी ये थोड़ा सा ठीक हो गया आई थिंक,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आपको मान बताना है। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इन द ब्रैकेट फिर ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई। अब एक्स प्लस वाई आपको मिला है कितना 9, एक्स माइनस वाई कितना है 4, 9 4 जा 36, आसानी से आ गया आपका कितना 36। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए व्हाट आर द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इफ देयर सम इज 42। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, मान लो पहली संख्या क्या है, 3 संख्या आपको बतानी जो लगातार हो, क्या है लगातार 3 संख्याएं क्या होंगी जिनका योग कितना 42 है। तो पहली संख्या आप x मान लो, तो x के बाद की संख्या क्या होगी x+1, x+1 के बाद की संख्या क्या होगी x+2, यही होता है ना। जैसे एक है, एक में एक जोड़ दो 2, एक में 2 जोड़ दो 3, यही होगी 3 संख्याएं। अब क्या कह रहा है, इन तीनों का योग कितना आ रहा है 42। तो x+1 प्लस x+2 बराबर कितना आ रहा है 42। अब x का मान निकाल लेंगे तो हमको तीनों संख्याएं पता चल जाएंगी, 1 2 और 3। 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 42। 3x बराबर कितना आ गया 42 में से 3 जाएगा कितना 39। तो x बराबर कितना आ गया 39/3 यानी 13, 13 3 जा 39। अब x अगर 13 आ गया तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 14, अगली क्या हो जाएगी 15। तो 13 14 15 आपका क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउेबल फॉर इलास्टिक मटेरियल। एक लोचदार सामग्री के लिए इसकी मूल लंबाई का अधिकतम प्रतिशत क्या स्वीकार्य होता है। तो कोई भी जो सामग्री होगी इलास्टिक उसका 300% तक का इलांगेशन क्या होता है स्वीकार्य होता है। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज कितना स्वीकार होता है 300%। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। इनमें से कौन प्रतिबल का अनुपात है। तो प्रतिबल सिग्मा, या अगर प्रतिबल को जो भी आप लिखते हो प्रतिबल इज इक्वल टू होता है लोड या अपान एरिया। क्या होता है लोड अपान एरिया। एरिया में क्या रहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लोड अपान एरिया। लोड और एरिया का क्या हो जाता है रेशियो, यहाँ पे पहले पूछ लिया ना अनुपात। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट द टर्म यूज्ड फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस अटेन्ड बाय अ मटेरियल बिफोर रैप्चर। टूटने से पहले एक सामग्री द्वारा प्राप्त अधिकतम तनाव के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो टूटने से पहले जो अधिकतम तनाव या अधिकतम प्रतिबल उस पर आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम बोलते हैं उसका अल्टीमेट स्ट्रेस या उच्चतम प्रतिबल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं यंग मॉडुलस। क्या बोलते हैं यंग मॉडुलस। ठीक है, वो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं अनुलंब विकृति और पार्श्व विकृति के अनुपात को हम बोलते हैं पॉइसन रेशियो। स्ट्रेस और स्ट्रेन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं यंग मॉडुलस बोलते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस और सेफ स्ट्रेस के अनुपात को क्या बोलते हैं सुरक्षा गुणांक बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ अ स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 723 डिग्री सेल्सियस। उस संरचना का आपको नाम बताना है अगर स्टील को हम 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो। सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट, मर्टेनसाइट या फेराइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्टेनाइट। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच प्रोसेस स्टील इज हीटेड इन कार्बोनेशियस एटमॉस्फेयर फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ द कार्बन। कार्बन के प्रवेश के लिए कार्बोनेशियस वातावरण में कौन सी प्रक्रिया में स्टील को गर्म किया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कार्बोराइजिंग। ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा क्या है। तो डिस्काउंट क्या होता है आपको जो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, उस पर मिलने वाला थोड़ा छूट क्या होती है डिस्काउंट होती है। किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी जाने वाली छूट। जैसे आप गए कोई कपड़ा खरीदने, उसने बोला 1000 का है, हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो 1000 का 10% कितना हुआ 100, तो आपको मिल गया 900 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट द प्रॉफिट अमाउंट इफ द आईफोन कॉस्ट प्राइस इज 50,000 एंड सेलिंग प्राइस इज ना। तो प्रॉफिट पी इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP। SP कितना है 70,000, 70,000 में बेचा उसने। कॉस्ट प्राइस खरीदा कितने में था उसने 50,000 में। कितना आ गया डिफरेंस 20,000। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रॉफिट। कितना आ गया प्रॉफिट 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। मूल्य बैंक, प्राइस बंच मूल्य गुच्छा, प्राइस टैग मूल्य सूचनांक या प्राइस कैटलॉग यानी मूल्य सूची। राइट आंसर क्या है आपका मूल्य सूची या प्राइस कैटलॉग बोलते हैं उसे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच वन इज रिलेटेड टू एस्टिमेशन ऑफ वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन कार्य के अनुमान से संबंधित है।
बिल ऑफ मटेरियल यानी सामग्री का बिल, पैकिंग, इंफॉर्मेशन टेबल यानी सूचना सारणी, या हैंडबुक। तो जो बिल ऑफ मटेरियल होता है वो एस्टिमेशन में संबंधित होता है, बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। आ गई आपकी बारी, जल्दी जल्दी लोग आंसर कीजिए। हु प्रिपेयर्स द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ये जान लीजिए 16 जनवरी का जो पेपर हुआ उसमें पूछा भी गया है। हु प्रिपेयर्स द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन, ऑपरेटर यानी आकलन की लागत कौन तैयार करता है? ऑपरेटर, क्वालिटी इंस्पेक्टर यानी गुणवत्ता निरीक्षक, एस्टिमेटर यानी अनुमानक, या ड्राफ्टमैन यानी ड्राफ्टमैन। तो जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे अभी तक हिट नहीं किया सब्सक्राइब बटन तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक स्टडी ITI पे आपको रेगुलर वीडियोज़, पढ़ाई की, जॉब के अपडेट्स, ITI के अपडेट्स, ITI के अप्रेंटिसशिप के अपडेट्स, सब कुछ हम आपको देते रहेंगे। और टेलीग्राम पे भी जुड़ना मत भूलिए। टेक स्टडी ITI डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ हम आपको सारे PDF वगैरह शेयर करते रहते हैं, जो भी अपडेट रहती है यहाँ आप लोग जरूर जुड़ जाइए टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।